हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलन चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। इस वीडियो में हम प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन के क्या कारण थे, इन क्रांतिकारियों के क्या उद्देश्य थे और किस प्रकार की कार्यविधि का प्रयोग इनके द्वारा किया गया अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, और प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां जो देश के विभिन्न हिस्सों में हुई उनके बारे में ब्रीफ में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कारण था जिन्होंने क्रांतिकारियों को बढ़ावा दिया, वो था उदारवादियों की विफलता। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण जो है वो उदारवादी युग कहा जाता है, जिसके अंदर उदारवादी नेताओं ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो कि स्वायत्तता प्राप्त करना था या स्वशासन प्राप्त करना था, अंग्रेजों के अधीन रहते हुए ही डोमिनियन स्टेट्स की स्थिति प्राप्त करने का इनका उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के लिए इन्होंने उदारवादी तरीके अपनाए, जिनमें प्रार्थना पत्र भेजना, शिष्टमंडल भेजना, याचिकाएं भेजना, स्मरण पत्र भेजना इत्यादि शामिल थे। इन्होंने अनुनय विनय की नीति जो थी वो अपनाई। लेकिन उदारवादियों को बहुत अधिक सफलता अपने उद्देश्यों में नहीं मिली। अंग्रेजों के द्वारा बहुत अधिक रियायतें कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनके द्वारा चलाई गई मुहिम को प्रदान नहीं की और इन उदारवादियों के अपने उद्देश्यों में विफलता ने जो नवयुवक वर्ग था उसमें असंतोष उत्पन्न कर दिया उदारवादियों की नीतियों के प्रति। इन भारतीय नवयुवकों में वैधानिक मार्ग जो उदारवादियों के द्वारा अपनाया गया उसमें इनका विश्वास नहीं रहा और इसीलिए ये उदारवादी मार्ग की तुलना में क्रांतिकारी उपायों को अपनाकर अंग्रेजों में एक प्रकार का भय उत्पन्न करना चाहते थे ताकि वो इनकी मांगों को पूरा कर सकें। दूसरा कारण था भारतीयों का आर्थिक शोषण। अंग्रेजी शासन जो था उपनिवेशवादी नीति उसके द्वारा अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में भारतीय जो साधन संसाधन थे उनका लाभ उठाते हुए जो अंग्रेजों का नेटिव कंट्री था इंग्लैंड, उसके आर्थिक लाभ के लिए कार्य यहाँ करना था। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा जो यहाँ आर्थिक शोषण किया गया, साथ ही में उस समय जो प्राकृतिक आपदाएं आई, अकाल इत्यादि, उनके समय में सरकार के द्वारा किसी प्रकार की राहत कार्य करने के प्रयास नहीं किए गए, बहुत अधिक सहायता नहीं दी गई। इन सभी घटनाओं ने युवा वर्ग जो था उसको क्रांतिकारी उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। तीसरा कारण है सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। बहुत से अंग्रेज गवर्नर जनरल या वायसराय जो भारत में आए, जैसे लॉर्ड लिटन हो गए और लॉर्ड कर्जन हो गए, इनके द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई बहुत ही प्रतिक्रियावादी थी। इन नीतियों के द्वारा भारतीयों को दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ किया गया, उनके प्रति उन्हें असभ्य मानते हुए, निम्न कोटि का मानते हुए उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। लॉर्ड कर्जन जो था उसने कोलकाता नगर निगम अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के माध्यम से जो नगर निगम था उसकी स्वायत्तता ऑटोनॉमी जो थी उसको छीन लिया गया। साथ ही इसके द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इस विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में इतिहासकारों द्वारा ये कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय अधिनियम के पारित होने के बाद भारतीय विश्वविद्यालय विश्व में सबसे अधिक सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। यानी जो उनकी ऑटोनॉमी थी, स्वायत्तता थी, उसको छीन लिया गया और इस पर सरकार का शिकंजा जो था वो कस दिया गया। साथ ही कर्जन की जो जातीय भेदभाव की नीति थी उसने भी नवयुवक वर्ग के मन में अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बहुत अधिक उग्र कर दिया और इसके विरोध में उन्होंने क्रांतिकारी उपायों को अपनाने का संकल्प लिया, क्योंकि उदारवादी जो थे उनको बहुत अधिक सफलता अपने उपायों से नहीं मिली थी। एक टर्निंग पॉइंट जो क्रांतिकारी आंदोलन में आता है या जिसने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत को जो है एक अहम
मोड़ दिया वो था 1905 में बंगाल का विभाजन। इस बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल का जो क्षेत्र था वो वहाँ के नवयुवकों ने इन क्रांतिकारी उपायों को बड़े व्यापक पैमाने पर अपनाया और बंग भंग के विरोध में जो ये आंदोलन चलाया गया इनके द्वारा उसको बड़ी कठोरता से कुचलने का प्रयास किया गया, जिसने भी भारतीय नवयुवकों के मन में, क्योंकि इनका दमन जो है हिंसक उपायों के द्वारा किया गया था, तो ये भी हिंसक उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित हुए। नेक्स्ट रीज़न है मध्यम और पढ़े लिखे वर्ग में असंतोष। भारत में जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त नवयुवक थे वो और मध्यम वर्ग से ज़्यादातर आते थे। इनमें बेरोज़गारी बहुत अधिक थी। साथ ही अगर इनको नौकरियां दी जाती थी तो बहुत निम्न दर्जे की नौकरियां दी जाती थी। ऊंचे पदों पर इनको जो है नियुक्ति नहीं प्राप्त होती थी। साथ ही इनकी सेम पद पर रहते हुए भी इनकी सैलरी और जो यूरोपीय होते थे उन्हीं पदों पर उनकी सैलरी में बहुत अधिक डिफरेंस होता था। इन सभी कारणों की वजह से जो मध्यम वर्ग और युवा वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, उसके अंदर बहुत अधिक असंतोष अंग्रेजों के प्रति उत्पन्न हुआ। भारतीयों से नस्लीय भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी अंग्रेजों के द्वारा किया जाता रहा समय समय पर। लॉर्ड कर्जन ने तो यहाँ तक कहा था कि केवल अंग्रेज ही भारत पर शासन करने के योग्य हैं। भारतीय संस्कृति पर कटु आक्षेप किए गए और इन सभी कारणों से युवा वर्ग जो था बहुत अधिक असंतोष अंग्रेजों के प्रति उनमें उत्पन्न हुआ और उन्हें लगा कि क्रांतिकारी उपायों के माध्यम से ही अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न किया जा सकता है। उनको ये एहसास दिलाया जा सकता है कि उनका भारत में रहना भविष्य में कठिन होगा और उन्हें प्रेरित किया जाए कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान कर उनको मजबूर कर दिया जाए कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान कर वो भारत छोड़कर चले जाएं। तो इन सभी कारणों ने जो नवयुवक वर्ग था उसके अंदर क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य। इन क्रांतिकारियों के द्वारा जो गतिविधियां की गई उनके पीछे मुख्य उद्देश्य था भारतीयों में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए साहसपूर्ण काम करने और आत्म त्याग और गौरव की भावना, देश के प्रति गौरव की भावना, आत्म बलिदान की भावना उत्पन्न करने का प्रयास करना। क्रांतिकारियों को भी पता था कि अगर वो जैसे किसी जज की हत्या कर दी, किसी पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी, किसी और ऊंचे पद पर नियुक्त यूरोपीय व्यक्ति की हत्या कर दी, अंग्रेजों की हत्या कर देने से उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन उनका ये मानना था कि वो भारतीयों के मन में उस चेतना को जगाना चाहते हैं और वो भारतीयों के मन में इस भावना को उत्पन्न करना चाहते हैं कि अगर उन्हें अपने देश को आज़ादी दिलानी है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, तो इसके लिए उन्हें प्रयत्न करने होंगे और इन प्रयत्नों में उन्हें आत्म बलिदान भी करने के लिए तत्पर रहना होगा। अपने हितों का त्याग करने के लिए भी तत्पर रहना होगा और ऐसी ही भावना उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इन क्रांतिकारी उपायों का, हिंसक उपायों का प्रयोग किया ताकि लोगों को वो प्रेरणा दे सके, अपने जान की बाजी लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य था कि अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न कर दिया जाए इन क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से। साथ ही क्रांतिकारी जो थे वो भारतीय सेना, जो सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में उस समय ज़्यादातर सैनिक भारतीय थे और इन भारतीय सेना का सहयोग वो इस आंदोलन में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसमें लेना चाहते थे। और साथ ही संभव हो तो जो विदेशी ताकतें हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जो अन्य यूरोपीय या अन्य कोई विदेशी देश हैं, उनकी सहायता भी अगर संभव हो तो वो प्राप्त करना चाहते थे। चाहे जापान हो या रूस हो, जैसे क्रांतिकारी जो थे उनके द्वारा बम बनाने की कला सीखने के लिए रूसी क्रांतिकारियों से बहुत से लोगों को जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव बना करके, प्रतिनिधि बना करके पेरिस भेजा गया, रूस भेजा गया। देश में हिंसात्मक कार्यक्रम करना, जैसे देश में ब्रिटिश शासकों, पुलिस अधिकारियों और क्रांतिकारियों के विरुद्ध सूचना देने वाले जो मुखबिर या जासूस होते थे उनकी हत्या करना, ताकि इनके मन में भारतीयों के प्रति भय उत्पन्न किया
जा सके। क्रांतिकारी आंदोलन का जो दूसरा चरण शुरू होता है, उस दूसरे चरण में इन क्रांतिकारियों ने भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करने की घोषणा भी की। तो ये भी इनका एक उद्देश्य बन गया कि भारत में एक समानता पर आधारित समाज स्थापित किया जाए, जिसमें आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो। तो इस प्रकार से समाज में समस्त प्रकार की जो असमानताएं थी, उनकी समाप्ति का उद्देश्य भी क्रांतिकारियों के द्वारा अपने सम्मुख रखा गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जब स्थापना हुई, तो उनका एक प्रमुख उद्देश्य भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना भी था। क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने किन गतिविधियों का प्रयोग किया? हिंसक गतिविधियों और धमकियों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी शक्ति और संगठन का अनुमान करवाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। बहुत से जो विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्त अंग्रेज अधिकारी या यूरोपीय थे, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया और कुछ में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। साथ ही जो सरकारी खजाना होता था, जो ट्रेन के माध्यम से विभिन्न या अन्य किसी माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा होता था, तो उसकी डकैती कर यानी उसको लूट करके अपनी इन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित इनके द्वारा क्रांतिकारियों के द्वारा किया जाता था। साथ ही सरकारी इमारत, जिनमें संसद भवन हो गया या केंद्रीय सचिवालय हो गए या केंद्रीय असेंबली हो गई या कोई और अन्य सरकारी दफ्तर हो गया, इन पर बम फेंकना और सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना, इन सभी गतिविधियों का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न किया जाए भारतीयों के प्रति और अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रयास किए जाएं। क्रांतिकारियों के द्वारा गुप्त स्थलों पर सरकार की नज़रों से दूर रहते हुए क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते थे, कैंप आयोजित किए जाते थे, अनुशीलन समितियों की स्थापना की जाती थी, क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाता था, क्रांतिकारी साहित्य पब्लिश या प्रकाशन इनके द्वारा किया जाता था, ताकि लोगों को इनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सरकार के जो वास्तविक मंसूबे या उद्देश्य हैं भारत में शासन करने के पीछे, उनको लोगों के समक्ष उजागर किया जा सके, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और क्रांतिकारियों को जो है सपोर्ट, क्रांतिकारियों के समर्थन में जनता शामिल हो सके, इसके लिए भी उनको जागृत किया जा सके, इसका प्रयास क्रांतिकारियों के द्वारा किया जाता था। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हथियार, बम और धन पहुंचाने का कार्य भी इन क्रांतिकारियों के द्वारा सामान्यतः किया जाता था। क्रांतिकारी आंदोलन का विकास शुरुआत में अगर देखें तो बम्बई जो क्षेत्र, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों की झलक शुरुआत में हम देख सकते हैं। 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा शुरुआती दौर में हिंसक कार्रवाई का जो उदाहरण है वो दिखाई देता है। इसके बाद में दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दो चापेकर बंधु थे या भाई थे, इनके द्वारा महाराष्ट्र में हिंदू धर्म संरक्षण सभा की स्थापना 1894 में की गई। चापेकर बंधु भी जो है शुरुआती क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रारंभकर्ता माने जा सकते हैं। 22 जून 1897 को दामोदर चापेकर, इन चापेकर बंधुओं में से एक भाई ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक आयस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि इनका ये मानना था कि पूना में उस समय प्लेग फैला हुआ था और वहाँ पर बहुत अतिवादी गतिविधियाँ जो हैं इन प्लेग कमिश्नर के द्वारा की जा रही थी और लोगों को रियायत या सहायता जो है वो प्रॉपर वे में नहीं मिल रही थी, तो इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई और इसी आरोप में इन दोनों चापेकर भाइयों को फांसी दे दी गई। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, बहुत ज़्यादा गतिविधियां चित्पावन जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा चलाई गई, जिनमें बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे और ये चापेकर बंधु भी शामिल थे। ये जो घटनाएं हैं क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभिक चरण कही जा सकती हैं। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
कि बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी बहुत ही व्यापक स्तर पर और संगठित रूप में प्रसारित हुई या शुरू हुई। अब बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की अगर बात करें तो बंगाल क्रांतिकारियों का एक प्रमुख गढ़ माना जा सकता था और इन्हीं की गतिविधियों पर रोक के लिए या यहाँ पर इन क्रांतिकारी जो भावना थी उसको दबाने के लिए ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंग भंग या बंगाल का विभाजन का जो कदम उठाया गया उसके पीछे एक मुख्य रीज़न ये भी था। तो बंगाल में बहुत से समाचार पत्र थे जैसे युगांतर, संध्या, नवशक्ति इत्यादि। इनके माध्यम से क्रांतिकारी भावनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही यहाँ पर वारिंद्र घोष इत्यादि के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। आने वाले समय में बंगाल के लगभग सभी भागों में विभिन्न अनुशीलन समितियों की स्थापना हुई। इसकी स्थापना एक व्यायामशाला के रूप में की जाती थी और इनमें से कुछ चुने हुए नौजवानों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था और गुप्त रूप से क्रांतिकारी कार्यों में इन्हें लगाया जाता था। अरविंद घोष, चित्तरंजन दास, सिस्टर निवेदिता, वारिंद्र घोष और अवनीश भट्टाचार्य आदि इन क्रांतिकारी समितियों से जुड़े हुए लोग थे। बंगाल में क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन भी बड़ी मात्रा में किया गया। इनमें कुछ प्रमुख पुस्तकें थी जैसे भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति, मुक्ति कौन पथे, ये बांग्ला में थी, और आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। इन सभी पुस्तकों के माध्यम से जो है क्रांतिकारी भावनाओं का या उनके उद्देश्यों का, कार्यप्रणाली का इत्यादि का प्रचार प्रसार किया गया। वंदे मातरम, न्यू इंडिया इत्यादि अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्र भी यहाँ से प्रकाशित हुए। बंगाल में ही प्रफुल्ल चाकी जो थे उन्होंने पूर्वी बंगाल के गवर्नर सर बैमफील्ड फुलर को मारने के लिए बम फेंका उन पर, लेकिन इसमें वो असफल रहे। दिसंबर 1907 में ढाका का जो मजिस्ट्रेट था, जज था, उसकी भी गोली मार करके क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी। ये कुछ ऐसी प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं थी जो बंगाल में उस समय हो रही थी। इससे आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार की गतिविधियां क्रांतिकारियों के द्वारा की जा रही थी। अप्रैल 1907 में ही मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे इनके द्वारा वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने की योजना बनाई गई। इनके द्वारा बम फेंका गया लेकिन गलती से वो बम किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर ना गिर करके उसी से मिलती जुलती एक जो गाड़ी थी जो मिस्टर कैनेडी की, जिसमें मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी बैठी हुई थी, तो उस गाड़ी पर गिरा और वो दोनों इसमें मारी गई, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। इसके बाद में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे तुरंत फांसी दे दी गई। वहीं जो प्रफुल्ल चाकी था उसने पुलिस के हाथों से बचने के लिए खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। इसी दौरान यहाँ पर एक मानिक तल्ला केस के नाम से अभियोग चलाया गया जो बहुत ही फेमस रहा। मानिक तल्ला में हथियारों को बनाने का कारखाना क्रांतिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा था और इस केस में लगभग 30 लोगों पर अलीपुर षड्यंत्र या मानिक तल्ला केस के नाम से केस अभियोग चलाया गया और इसमें अरविंद घोष भी शामिल थे। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें बाद में छोड़ दिया गया, ये मुक्त हो गए इससे। तो ये कुछ गतिविधियां प्रमुख रूप से क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में बंगाल में घटित हुई। अब महाराष्ट्र में अगर क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो ऑलरेडी हम चापेकर बंधुओं की बात कर चुके हैं। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने उनके अपने समाचार पत्र केसरी में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लेख लिखा और उस लेख को उन्होंने अंग्रेजों ने भड़काऊ मानते हुए उनके पत्र पर कार्रवाई की और बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की जेल हुई। महाराष्ट्र में वीडी सावरकर जो थे एक प्रमुख क्रांतिकारी हुए और वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी जो संस्था थी, गुप्त संस्था थी, इसकी स्थापना की। इस संस्था के द्वारा अपने जो सदस्य थे उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि भविष्य में अंग्रेजों के खिलाफ वो हथियार उठा सके। साथ ही ये संस्था लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करने के लिए प्रेरित करती रही। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि उग्रवादियों और क्रांतिकारियों में एक डिफरेंस है।
उग्रवादी जो हैं अहिंसक जो है प्रतिरोध या निष्क्रिय प्रतिरोध में विश्वास करते थे। उन्होंने हिंसा के प्रयोग पर बल नहीं दिया। लेकिन क्रांतिकारी जो हैं उनकी गतिविधियों में हिंसक गतिविधियाँ प्रमुख रूप से शामिल थी। अभिनव भारत भारत जो संस्था थी उसने पांडुरंग महादेव को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा ताकि भारत आकर के वो बम बनाने के कारखाने लगा सकें। जितने भी ये जो गुप्त क्रांतिकारी समितियां थी इनके द्वारा बहुत से अपने प्रतिनिधियों को विदेश भेजा गया ताकि वो बम बनाने की या हथियार बनाने की कला सीख करके भारत आएं और अपना योगदान क्रांतिकारी आंदोलन में दे सकें। 1908 में बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप में 6 साल के लिए जेल में मांडले उनको निर्वासित कर दिया गया। 1910 में महाराष्ट्र में एक बहुत ही क्रांतिकारियों के ऊपर नासिक षड्यंत्र केस महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो चला। इस नासिक षड्यंत्र केस में अंग्रेज अधिकारी जैक्सन की क्रांतिकारियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और जो अपने अत्याचारपूर्ण कृत्यों के लिए बहुत कुख्यात था या फेमस था। सावरकर इस केस में वीडी सावरकर को भी 37 अन्य लोगों के साथ सजा दी गई और सावरकर को जो है आजीवन निर्वासन का दंड मिला। हालांकि लगभग 27 वर्ष की जेल की कठोर सजा या काले पानी की जो सजा उनको मिलती थी उसको काट करके 1937 में इनको जो है मुक्त किया गया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धींगरा जो थे उन्होंने लंदन में खर्जन वायली की गोली मार करके हत्या कर दी और इसी के आरोप में मदन लाल धींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और अगस्त 1909 में फांसी दे दी गई। तो ये कुछ प्रमुख गतिविधियां थी जो महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों के द्वारा इस दौर में हुई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पंजाब में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन का जो दूसरा चरण था उसके बारे में या उसमें हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे।